हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको स्पीयरमैन ने दिया था। अब द्विकारक का मतलब ये होता है कि बुद्धि का जो विकास होता है या जो बुद्धि का जो नेचर होता है, बुद्धि का जो स्वरूप होता है, वह सामान्यतः दो आधारों पर निर्भर होता है या दो स्वरूपों के कारण से बनता है, या इन दो स्वरूपों के आधार पर ही बुद्धि का अपना स्वरूप या अपनी क्रिया विधि या उसकी अपनी प्रत्येक गतिविधि संचालित होती रहती है, जिसको स्पीयरमैन ने बताया था कि यह दो आधार ही बुद्धि के स्वरूप को, बुद्धि के क्षमता को, बुद्धि के क्रियात्मक गतिविधि को, कुशलता को, उसके स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इन्होंने बुद्धि को द्विकारक सिद्धांत के रूप में अपनी बुद्धि के सिद्धांत को दिया। स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत बताया, इस द्विकारक सिद्धांत के आधार पर उन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई। हाँ, यद्यपि मैं बुद्धि का अर्थ बता चुका हूँ। बुद्धि क्या है? बुद्धि व्यक्ति की अमूर्त मानसिक कुशलता है जो व्यवहार या क्रिया, गतिविधि इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जिसमें उसके अंदर याद करना, किसी चीज़ का चिंतन करना, समझना और योग्यता का विकास करना, ये सब अनेक मानसिक क्रियाएं, अनेक मानसिक गुणों के साथ उसका स्वरूप या उसका विकास होता है। सब डिटेल में अर्थ बताया जा चुका है। प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। हर बार एक ही चीज़ का अर्थ बताते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। इन्होंने द्विकारक जो सिद्धांत बताया, उन्होंने बताया कि बुद्धि का स्वरूप जो है दो स्वरूपों में होता है। एक सामान्य कारक होता है, दूसरा क्या होता है? विशेष कारक होता है, विशिष्ट कारक होता है। सामान्य कारक का उन्होंने बताया कि जो बुद्धि की जो दो प्रकार की क्षमताएं होती है, एक सामान्य दिनचर्या में व्यक्ति अपने सामान्य व्यवहार में व्यक्ति उसको यूज करता है, सामान्य व्यवहार में उसका जो है अपना मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार को करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य कारक। उन्होंने उसको कहा जी फैक्टर। जैसे बोलना, उठना, बैठना, सम्मान करना, समाज में रहना, यानी सामान्य कारक है। जैसे साइकिल चलाना, बाइक चलाना और समाज में लोगों से मिलना जुलना, त्यौहार मनाना, हर तरह से बात विचार करना, बात को समझना बूझना, जो सामान्य दिनचर्या से संबंधित बातें होती हैं, सभी लोग चाहते हैं, जो चाहे विद्वान, सभी लोग उसको सामान्य रूप से करते हैं। वह दिनचर्या व्यक्तिगत भी हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। तो उससे जो संबंधित दिनचर्या से संबंधित जो गतिविधियां व्यक्ति अपने मानसिक कुशलता, योग्यता इत्यादि के माध्यम से संपन्न करता है, उस क्षमता को इन्होंने सामान्य कारक का नाम दिया है, यानी जी फैक्टर या सामान्य कारक का नाम दिया है। इन्होंने सामान्य कारक के बारे में ये बताया कि यह प्रकृति के माध्यम से ही सबको प्राप्त होती है। जैसे माँ का दूध चूसना, भोजन करना, स्नान करना। हालांकि भोजन स्नान समाज से ही सीखा हुआ है, लेकिन दूध पीना सबको प्रकृति जन्मजात देती है। यह योग्यता वह मानसिक योग्यता होती है। जैसे वह मानसिक योग्यता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति द्वारा ही हमें वो प्राप्त होती है। वह मनुष्य के अस्तित्व के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के सामान्य व्यवहार के लिए परम आवश्यक होता है। उन सभी योग्यताओं को, उन क्षमताओं को, उन प्रक्रियाओं को, उन स्मृतियों को, उन बात विचारों एवं चिंतन समझ को उन्होंने सामान्य कारक का नाम दिया है। क्या का नाम दिया है? सामान्य कारक का नाम दिया है। किसने? स्पीयरमैन ने। तो इन्होंने सामान्य कारक की कुछ विशेषता भी बताई है, जिसमें इन्होंने कहा ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से हमेशा पाई जाती है। जैसे आप कोई अपने से मिलते हो तो प्रसन्न हो जाते हैं, आपका मानसिक जब बताता है कि नहीं अपने परिचित है, तुरंत प्रसन्नता। उसी तरह से शत्रु को देख करके क्रोध आना, ये मानसिकता आपको मानसिक याद रहेगा, तभी तो आप बताएंगे कौन मित्र है कौन शत्रु है। तो ये ऐसे जो गुण होते हैं समान रूप से सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। पिता तो सबके हैं, लेकिन दूसरे के पिता को देखने में, अपने पिता को देखने में अंतर आ जाता है। तो जो अंतर आया वो सब में समान रूप से देखना पड़ जाता है। यानी सामान्य कारक उन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में समान रूप से सदैव पाया जाता है। दूसरा, जन्मजात। यह योग्यता या ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। जैसे जन्मजात से भावना बनती है, उसका एक प्रकार से स्वभाव बन जाता है, वह जन्मजात होती है। जैसे भोजन करना, या फिर ये कहिए कि दूध पीना, एक प्रकार से कहें कि जो कुछ ऐसे नेचर हैं जो जन्म से ही हमें प्राप्त हैं। जैसे सामान्य कारक, जैसे प्रेम को महसूस करना, प्रेम सिखाया जाता है नहीं, प्रेम को भावनाएं समझती हैं,
क्रोधित, संवेग सबको जन्मजात मिला है। तो संवेग भी तो हमारे मानसिक प्रक्रिया का ही रूप है। क्यों कि हो सकता है जो संवेग को हम नियंत्रित करें वो घट जाएगा, जिस संवेग को हम बढ़ाएं वो बढ़ जाएगा। तो जैसे क्रोध को बढ़ाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, क्रोध को अब घटाना शुरू करेंगे तो क्रोध पर नियंत्रण भी होगा। अज्ञान ही क्रोध का कारण होता है। जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, आप गंभीरता आती जाएगी, आपका क्रोध घट जाएगा। यानी संवेग जो नियंत्रित होते हैं वह बुद्धि के कारण से ही होते हैं। तो अतः जो हमारे संवेग के माध्यम से ही सब व्यवहार होता है। जिस पर आपको प्रेम है, विश्वास है, आप उसके लिए करते हो, नहीं विश्वास है छोड़ देते हो। तो वह जो व्यवहार हुआ या वो जो प्रक्रिया शुरू हुई या वह जो यहाँ पर मानसिकता शुरू कार्य करती है वो संवेग के कारण से ही नहीं हो। तो संवेग तो जन्मजात ही मिलते हैं ना। अनेक प्रकार के संवेग होते हैं, लगभग 14 प्रकार के लोग बताते हैं। यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, भय, डर, घृणा, प्रेम, उत्साह, ये सब, सहनशीलता, ये सब अनेक प्रकार के संवेग होते हैं। वो संवेग लगभग 14 प्रकार के गिनाए गए और अन्य लोगों का अनेक अध्ययन है। हम संवेग नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं सामान्य कारक। तो उसी तरह से वो जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है जिसको मानसिक प्रक्रिया के आधार पर नियंत्रित करके व्यक्ति सभी व्यक्ति उसी अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। अगला है सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है। सही हो। सामान्य कार्य ऐसे जो है, सामान्य कारक जो बातें हैं वो सामान्य कार्यों में ही पाई जाती हैं, दिनचर्या संबंधी कार्यों में ही पाई जाती हैं। जैसे आपको नहाना धोना है तो भी ये अलग बात है कि आप अच्छे से नहा लेते हो कि खराब ढंग से नहा लेते हो। सामान्य कारक में भी भिन्नता मिलती है, लेकिन व्यवहार में समानता भी मिलती है। नहाया उसने भी, नहाया आपने भी, लेकिन एक कम पानी गिरा के ज़्यादा अच्छे से नहाया, दूसरा ज़्यादा पानी गिरा के दूसरा ज़्यादा पानी गिरा करके भी अच्छे ढंग से नहीं स्नान किया। तो ये जो सामान्य दिनचर्या में, सामान्य व्यवहार में, समान प्रतिक्रिया में पाई जाती है, लेकिन उसकी कुशलता में जी फैक्टर के अंतर्गत बुद्धि की जो कुशलता है यानी उसमें अंतर होता है। कोई बहुत देरी में खाना बनाता है, कोई जल्दी खाना बना लेता है, कोई जल्दी स्कूल तैयार होकर के चला जाता है, कोई लेट तैयार होकर के जाता है। चाहते तो दोनों हैं, सामान्य कारक के अंतर्गत तो मिला कि नहीं हो गया, लेकिन दोनों की कुशलता में अंतर जरूर मिलता है। अगर जो व्यक्ति तेज खोपड़ी का होता है उसमें सामान्य कारक बहुत स्पष्ट, बहुत कम समय में ही वह कवर कर लेता है या कुशल हो जाता है, जिससे वो आगे निकल जाता है, अन्य कार्यों के लिए उसके पास समय बच जाता है। अगला है ध्यान में भिन्नता। सामान्य कार्य के अंतर्गत जो जितना ध्यान देगा उतना ही उस सामान्य कार्य को अच्छे से करता है। जितना ही व्यक्ति सामान्य कारक या सामान्य व्यवहार में ध्यान की क्षमता कम होगी, वह सामान्य व्यवहार भी धीरे धीरे करेगा। तो इस प्रकार से ध्यान के कारण से सामान्य व्यवहार में भी अंतर देखने को मिलता है और व्यक्ति के अंदर जो है कुशलता में भी भिन्नता देखने को मिलती है। सामान्य कारक के अंतर्गत यानी बुद्धि के भिन्नता के अंतर्गत सामान्य व्यवहार होते हैं, लेकिन उस व्यवहार में कुशलता और भिन्नता भी देखने को मिलती है। कुशलता और भिन्नता भी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि सामान्य कारक के अंतर्गत, सामान्य व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति सामान्य दिनचर्या से संबंधित व्यवहार तो करते हैं, लेकिन उस व्यवहारों में कुशलता, ध्यान इत्यादि कारणों से कुछ भिन्नता भी देखने को मिलती है। फिर भी समानता में भिन्नता देखने को मिलती है, इसलिए सामान्य कारक माना गया। दूसरा अगर हम देखें तो विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक का मतलब इन्होंने ये कहा कि जब व्यक्ति कोई विशेष योग्यता, क्षमता या प्रतिक्रिया या व्यवहार या चिंतन या समझ या खोज या फिर कोई विशेष उपलब्धि या कोई विशेष प्रक्रिया के द्वारा वह जब अपनी योग्यता, क्षमता प्रदर्शित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कारक या स्पेसिफिक फैक्टर, बुद्धि का स्पेसिफिक फैक्टर। जैसे ऐसे जो है स्पेसिफिक जो बुद्धि का फैक्टर है या विशिष्ट बुद्धि का जो कारक है वह विशिष्ट कार्यों के भी माध्यम से प्रदर्शित होता है। जैसे संगीत बजाना, सब लोग नहीं संगीत बजा सकते, सब लोग गा भी नहीं सकते, सब लोग सही चीज़ों का निर्माण नहीं कर, सब लोग कविता नहीं कर सकते, सब लोग कविता की रचना नहीं कर सकते, सब लोग अच्छे ढंग से स्पेशल ढंग से नाच नहीं सकते। नाचते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन स्पेशल वाली बात आ गई। यानी कहने का मतलब ये है कि बुद्धि का जो विशिष्ट कारक है वह विशेष कार्यों के माध्यम से देखने को ही मिलता है। विशेष कार्यों के माध्यम से, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, अब वैज्ञानिक बनना, समाज सुधारक बनना, दार्शनिक बनना, ये सब क्या है? विशिष्ट कारक है। बुद्धि की विशेष क्षमता को वहाँ पर प्रदर्शित या विशेष क्षमता को हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह से है विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्तियों में यह जो है विशिष्ट
विशिष्ट कारक है बुद्धि का, वह विशेष व्यक्तियों में, सब में नहीं पाया जाता, विशेष व्यक्तियों में पाया जाता है और विशेष कार्यों के रूप में देखने को मिलता है। ये सब में नहीं पाया जाता। जो व्यक्ति उससे अपने आप को समाज से भिन्न कर लेता है या समाज से अपने आप को आगे बढ़ा लेता है या अपने क्षेत्र से वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत वह विशेष पहचान और विशेष पकड़, विशेष समझ, विशेष व्यवस्थित अपने आप को प्रस्तुत कर लेता है। अगला है अर्जित। यह सबसे बड़ी बात है कि विशिष्ट कारक गुण अर्जित होते हैं, यानी व्यक्ति के मेहनत पर, प्रयास पर, ध्यान पर, रुचि पर वो बढ़ता है। जैसे संगीत बजाने के लिए तो बजा लिए बहुत से लोग संगीत, लेकिन उसमें जो जितना ही वो मेहनत करेगा, अभ्यास करेगा, उतना ही वो निपुण होता चला गया, आगे चला जाएगा और उसका विकास होता चला जाएगा उस बुद्धि के माध्यम से, उस प्रयास के माध्यम से, उस तत्परता के माध्यम से, उस रुचि के माध्यम से। उसी तरह से निपुणता में तीव्रता, हर आज मानता हूँ कि बहुत से लोग समाज में विशेष होते हैं, उनकी विशेष योग्यता, क्षमता, विशेष समझ होती है, विशेष तर्क होता है, विशेष कार्य करने की शैली होती है, विशेष उनके व्यवहार होते हैं। उन विशेष कार्यशैली, विशेष व्यवहार के अंतर्गत उनके अंदर निपुणता देखने को मिलता है। निपुणता का मतलब ये होता है कि उस कार्य के प्रति वो कुशल होता है, एक्सपर्ट होता है, इसके कारण से वह विशेष बन जाता है। अगला है व्यक्ति में इस कुशलता के बावजूद भी, विशेष बुद्धि के बावजूद भी हर व्यक्ति विशेषता में भी क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे तो जगदीश चंद्र बसु वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। तो कहने का मतलब वो व्यक्तियों में जो विशिष्टता है, ऐसा नहीं कि विशिष्टता है तो सब में समान विशिष्टता मिलेगी, नहीं, उस विशिष्टता में भी भिन्नता देखने को मिलती है। कोई किसी क्षेत्र में विशिष्ट होगा तो कोई किसी क्षेत्र में विशिष्ट होगा, तो कोई कला पेंटिंग में विशिष्ट होगा तो कोई जो है फोटोग्राफी करने में विशिष्ट होगा। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि व्यक्तियों में, विशिष्ट व्यक्तियों में भी विशेष गुणों की भिन्नता पाई जाती है। यह इसकी विशेषता होती है विशिष्ट कारक की, जो बुद्धि की क्षमता के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न योग्यता, विभिन्न क्रियाओं, कलापों के माध्यम से देखने को मिलता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कह लीजिए या इसकी पहचान कह लीजिए, कि कहने का मतलब हर व्यक्ति के अंदर सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन अब जो सामान्य बुद्धि का ज़्यादा यूज करता है, विशिष्ट यानी इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो वह सामान्य जीवन ही व्यतीत कर पाता है। अगर ये भी मात्रा ज़्यादा है और ये भी मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तब वह विशेष व्यक्ति बन जाता है। सामान्य तो सब में होगा ही, इसके अंदर यानी विशिष्ट कारक, बुद्धि के विशिष्ट कारक का जो स्वरूप है, अगर कम बेसी होगा, अधिक कम होगा, उसी हिसाब से व्यक्ति का समाज में दायरा बनता है। क्योंकि जो सामान्य कारक क्षमता है, जो सामान्य कारक बुद्धि की क्षमता है, वह सब में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन विशिष्ट कारक क्षमता में कम बेसी होता रहता है। किसी में बहुत कम होगा तो वह सामान्य ही व्यक्ति ज़्यादा रहेगा, किसी में अगर ये ज़्यादा होगा तो वह व्यक्ति क्या होगा, विशेष बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बुद्धि की दोनों क्षमताओं का स्वरूप ही, दोनों क्षमताओं के स्वरूप में व्यक्तित्व के निर्धारण का, व्यक्तित्व के विकास का, व्यक्तित्व की महानता का जो सबसे ज़्यादा परिचायक बनता है, वह विशिष्ट कारक यानी बुद्धि की विशिष्ट क्षमता ही बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि बुद्धि के दोनों स्वरूपों को आप समझ गए होंगे कि सामान्य स्वरूप सब में पाया जाता है, विशिष्ट स्वरूप सब में नहीं, सब में थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से जिस व्यक्ति में ज़्यादा पाया जाता है वह ज़्यादा आगे विकास कर लेता है या अपने व्यक्तित्व का विकास समाज पर छोड़ता है या समाज के कल्याण के लिए उपस्थित करता है या समाज के विकास में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लेता है। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को मुझे उम्मीद है कि किस प्रकार से बुद्धि का दो स्वरूप व्यक्तित्व के जीवन का, व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।